अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को मानना पड़ता है, इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और करंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन तरमीम के मुतल्लिक जो कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर की गई हैं। जो नैब के लॉज हैं वो हम जानते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की शिकायत थी, उसके ऊपर कोर्ट्स ने भी अपनी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन दी थी। जबकि दूसरी तरफ एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि ये अमेंडमेंट सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को और उन लोगों को जो ब्यूरोक्रेसी में हैं या बहुत ज़्यादा माल बना चुके हैं उनको बचाने के लिए की जा रही। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी लोअर कोर्ट के अंदर लोअर जो है वो हाउस जिसे हम नेशनल असम्बली कहते हैं उसके अंदर ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो पास हुई हैं। अभी सेनेट ने इसके ऊपर अपना अप्रूवल देना है और उसके बाद ऑफ कोर्स ये प्रेसिडेंशियल कंसेंट के लिए भी जाएंगी और अपनी ख़त्मी शक्ल के सूरत के अंदर एक लॉ की सूरत इख्तियार करेंगी। बेशक इसके अंदर बहुत सारे लोग और लॉयर्स कम्युनिटी भी इन लॉज को चैलेंज करती है और उसके अंदर भी कोर्ट अपना एक वर्डिक्ट देगा जिसके अंदर ये सारी बातें होंगी करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल आपसे ये है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो आइए नाज़रीन अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 2 दर्जन के लगभग जो अमेंडमेंट्स हैं नैब ऑर्डिनेंस 1999 के अंदर की जा चुकी हैं और उसके अंदर आपको याद होगा कि जो गुज़श्ता गवर्नमेंट थी उन्होंने भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए कुछ अमेंडमेंट्स लाई थी। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज़ की गई हैं नेशनल असम्बली की तरफ से जो कि अब सेनेट के अंदर पड़ी है और उसके अंदर भी बहस मुबासे के बाद वो अपनी एक ख़त्मी शक्ल इख्तियार करेंगी और बिल की सूरत के अंदर ये प्रेजेंट किया गया। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि इसके अंदर तकरीबन जो है वो लगभग करीब अमेंडमेंट की गई हैं और सबसे पहले उन्होंने जो इसके अंदर काबिल ज़िक्र चीज़ आ रही है वो यही है कि जो चेयरमैन का टेन्योर था उन्होंने उसको जो है वो कंट्रोल किया है। जैसे बात की जाए कि जो चेयरमैन है, जो मौजूदा चेयरमैन थे नैब के हैं भी अभी जस्टिस जावेद इकबाल, जो गुज़श्ता गवर्नमेंट थी उनका ये ख्याल था कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए और उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। इस लॉ के अंदर जो है वो एक्सटेंशन का उन्होंने ख़त्म कर दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सजेशंस होंगी जो उनकी जगह पे आएंगे वो डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह संभाल लेंगे और नया प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा जो कि तकरीबन जो है वो 45 डेज़ के अंदर चेयरमैन की तैनाती के मुतल्लिक जो है वो पूरा करना पड़ेगा और उसका आगाज़ रिटायरमेंट से तकरीबन 2 माह पहले ही शुरू कर दिया जाएगा। और तीसरा इसके अंदर पॉइंट ये आ रहा है कि जो टर्म चेयरमैन की तकरीबन 4 साल तक होती थी उसको इन्होंने कम करके 3 साल तक जो है वो उसको ले आए हैं। इसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर इसका तस्करा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ जायज़ भी थी कि अक्सर जो बिज़नेस थी, जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, उनका ये एतराज़ रहता था कि पॉलिटिशियन के साथ साथ उनको भी नैब वाले बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाते हैं। यानी ये कि उनका कसूर नहीं होता, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया। हमारे मुल्क के अंदर अलमिया है कि मामलात पॉलिटिशियंस को साथ मिलाए बगैर या उनको पार्टनर बनाए बगैर आगे चलते भी नहीं हैं। तो वो जो बिज़नेस कम्युनिटी थी जो प्योरली कारोबार करना चाहते हैं और उनका किसी किस्म का अमल दखल नहीं है कोई सियासत से और वो चाहते हैं कि सिर्फ वो अपना कारोबार करें। जैसे मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट थे, कुछ के साथ मैं भी मंसूब हूँ और रहा, और उनका भी एतराज़ था कि जनाब ये हमें क्यों रगड़ा लगा रहे हैं। तो इसलिए अब जो नैब का नया अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की गई हैं उसके अंदर जो टैक्स मैटर हैं वो चाहे फेडरल के हों, प्रोविंशियल के हों या लोकल गवर्नमेंट के हों, वो नैब की जुरिडिक्शन से बाहर हो जाएंगी। और एक इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं जो पूरे मुल्क के अंदर फंक्शन कर रही हैं उनको भी उन्होंने नैब के परव्यू से बाहर निकाल दी। मिसाल के तौर पर अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल LDA अथॉरिटी ने दिया या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया, तो अब ये नैब का परव्यू इस लॉ के मुताबिक बाकी नहीं रहता
कि वो इसके अंदर मुदाखलत करे, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, इसके अंदर कोई इंक्वायरीज़ करे या इसके अंदर कोई रेफरेंस फाइल करे। तो ये भी उन्होंने कहा कि जी वो अपने अपने मामलात को ख़ुद ही देखेगी। और उसके अंदर स्पेसिफिक वर्डिंग भी उन्होंने की कि ये जो सारी इंक्वायरी पेंडिंग्स हैं या इन्वेस्टिगेशन है या ट्रायल है या प्रोसीडिंग है जो इस लॉ के मुताबिक हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। अब ये बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे LDA से मंसूब कोई इंक्वायरी चल रही थी या कोई ट्रायल चल रहा था या कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो वो अब एक आम जो है जो उस अथॉरिटी के तहत जो लॉ है उसके मुताबिक वो आगे चलेगी और नैब उसके अंदर अपनी मुदाखलत ख़त्म कर देगी। अब आहत चीमा साहब की अगर बात की जाए तो उनका अगर नैब के अंदर ये केस चल रहा था जो कि उनकी अथॉरिटी से रिलेटेड था, उनकी LDA के अंदर मामला थे या वो एनर्जी सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे वहाँ से थे, और उसका लिंक किया जा रहा था कि उनके पास जो एसेट्स हैं वो बियॉन्ड मीन है, यानी कि वो उनकी जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे। तो अब ये सारे मामला जो हैं वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के पास चले जाएंगे, ना कि नैब के पास रहेंगी। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है, इससे पूरा जो है वो आज समझ लें कि नक्शा बदलने वाला है पूरे नैब के लॉ का। अगली जो इसके अंदर काबिल ज़िक्र बात आती है वो ये है कि जी वेयर द प्रोविजन ऑफ द नैब विल बी एप्लीकेबल। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि कुछ जगह पे प्रोविजन जो नैब के लॉ की है वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होंगी। उसके अंदर ये है कि जो डिसीजन है फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट के, उसके अलावा उनकी कमेटी जो हैं या सब कमेटी जो हैं आपकी कैबिनेट की, उनके डिसीजन मेकिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा नैब के अंदर। फिर उसके बाद जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उनके डिसीजंस को या उनकी प्रोसीडिंग को जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है जिसे NEC के नाम से जानते हैं, फिर नेशनल फिनांस कमीशन है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, और उसके अलावा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग जो है वो पार्टी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड सच अदर बॉडीज़ एक्सेप्ट where the holder of the public office has received a monetary gain as a result of such decision। तो ये उन्होंने एक प्रोवाइज़ो लगा दिया कि जहाँ पे ये पता चले कि ये डिसीजन करने से मुराद ये थी कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो कोई पैसे कमाना चाहता था, तो तब इनके हो सकते हैं, अदरवाइज़ इनके जो डिसीजंस हैं उन वो नैब के प्रीव्यू से और नैब का लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगली जो काबिल ज़िक्र बात आती है वो ये है कि अक्सर लोग डर जाते थे कि जो भी काम कर रहे हैं किसी, आप समझें कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में कर रहे हैं या फिर ये है कि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो उनको ये खदशा रहता था कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर ह्यूज अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये ना हो कि कल को नैब हमें पकड़ ले और धर ले कि आपने फ़लाँ जगह पे करप्शन की है। क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर भी हैं, लेकिन उनको स्टार्ट किया जाए तो ब्यूरोक्रेसी और जो डिसीजन मेकिंग कर रहे थे उनका एतराज़ रहता था कि भाई नैब हमें पकड़ेगी, वो 10 साल घसीटेगी और हम इस मामले में नहीं आते। तो अक्सर लोग जो है वो स्पेशली इन द ब्यूरोक्रेसी वो हाथ उठा लेते थे कि भाई हमने ये काम नहीं करना। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर प्रोसीजरल लैप है, कोई ऐसा है कि काम करते करते कोताही हो सकती है, इंटरनेशनली ये कोई नई बात नहीं है, जहाँ पे भी काम होता है वहाँ पे गलती की गुंजाइश रहती है। तो अगर कोई ऐसी गलती है जो कि प्रोसीजरल लैप है, तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है नैब का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर ये साबित किया जा सके ये प्रोसीजरल लैप नहीं है, इसके अंदर मॉनेटरी गेन है, तो फिर किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है। अगली जो बात काबिल ज़िक्र है वो है पब्लिक स्टेटमेंट बाय द नैब ऑफिशियल अंडर द क्लॉज 33F। ये 33F न्यू असर्ट किया गया है। इसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि अक्सर जो आप मीडिया ट्रायल शुरू कर देते थे, अक्सर हमने देखा कि नैब के ऑफिशियल जो है वो टॉक शो के अंदर भी पेश हो रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, वो जो है रगड़ा लगाई जा रहे हैं सारे लोगों को, उसके अंदर पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई आम शख्स हो, बस वो नरगे में आ गया तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये लॉ मुझे पर्सनली पसंद आया कि आप जो है वो कम से कम रेफरेंस जब फाइल करेंगे उससे पहले आप कोई स्टेटमेंट प्रेस में आके नहीं देंगे, और अगर आपने दी तो उन्होंने 2 सज़ाओं का
तयन जो है वो सजेस्ट किए। एक तो यह कि 1 साल तक सज़ा हो सकती है, और दूसरा ये कि उनको 1 मिलियन रुपीज़ तक उस नैब के ऑफिशियल को जुर्माना भी हो सकता है। अब भाई सोच समझ के वो आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बंदे के ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है। नैब का वतीरा ये था कि वो बुलाते थे, बिठा लेते थे, और फिर जो है वो आपकी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बाद में देते थे। आपसे डॉक्यूमेंट लेके, आपसे इंक्वायरी करके, भाई आपकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? यू क्लेम टू बी द बिगेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री, तो आपके पास पर्सनल तो इन्वेस्टिगेशन आपकी है ही नहीं। आप लोगों को बुलाते हैं, उन्हीं से डॉक्यूमेंट लेते हैं, और उसी के ऊपर रिलाई करके आप अपने लोगों को इकट्ठा करके रेफरेंस फाइल कर देते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो अगली जो है वो चीज़ जो है वो भी मेरी पसंदीदा है। उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि अगर ये तो था ना कि अगर आप जो आके स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर आपको होगा, अगर आपको रेफरेंस गलत फ़ाइल कर देते हैं या झूठा फ़ाइल कर देते हैं नैब वाले, तो उस सूरत में उन्होंने कहा है कि जी उनको 5 साल की सज़ा दी जा सकती है। क्योंकि अक्सर देखें लोगों की जो है ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, बल्कि उसे आप कहें कि वो तबाह हो जाती है उनकी ज़िंदगी। जब नैब का कोई केस बन गया, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी आगे रिश्ते जुड़ने हैं, लोग बातें करते हैं। अगर आपने किसी के साथ, ये बिल्कुल ठीक है किसी ने करप्शन किया है, आप उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, आप उसके खिलाफ उसको प्रूव करें। आप फाइल करके छोड़ देते हैं कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट्स बैठी रहती हैं, आपका एविडेंस ही नहीं आता, आपके लोग जो है वो मुनहरिफ हो जाते हैं, आपने झूठा एविडेंस इकट्ठा किया होता है। तो उस सूरत के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, ये सजेस्ट किया कि अगर ये झूठा रेफरेंस आपने फ़ाइल किया जिसके अंदर एक्विटल हो गई, तो फिर आप याद रखिएगा कि आपको 5 साल तक सज़ा हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये है कि ये एम्बिग्विटी है कि क्या उसी ऑर्डर के अंदर कोर्ट जिसके पास ट्रायल चल रहा है वो बता देंगे जी कि ये रेफरेंस फाइल किया गया था, ये साबित नहीं हो सका, लिहाजा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं या जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया उनको हम 5 साल की सज़ा देते हैं। अगर उसी ऑर्डर के अंदर हो जाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, दोनों साइडों पे एक बैलेंस होगा। जो रेफरेंस बनाने वाले हैं उनको भी पता होगा कि भाई अब प्रूफ करना है, हमने ना किया तो 5 साल के लिए हम अंदर चले जाएंगे। अच्छा, अगली जो बात काबिल ज़िक्र इन अमेंडमेंट्स में की गई वो है टर्म ऑफ जजेस ऑफ द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स। एक उन्होंने कहा है कि 3 साल की उनकी टर्म हो जाएगी, और अगली जो बात उन्होंने कही है वो भी है कि डिसीजन 1 साल के अंदर अंदर आपने नैब के रेफरेंस का करना है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस बिफोर अरेस्ट मैंडेटरी, कि आपने जिसको अरेस्ट किया है उसका एविडेंस आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने अगला कहा है कि जी इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट विद इन 6 मंथ। ये भी एक बड़ी बात थी कि एप्लीकेशन मेरे ख़िलाफ़ आ जाई है तो 10 साल के बाद उसके ऊपर जो है वो रेफरेंस या कोई इंक्वायरी चल रही है, एप्लीकेशन आई है, 6 मंथ के अंदर जो है नैब ने एक्शन लेना है और उसके अंदर कोई ना कोई फ़ैसला करना है कि वो एप्लीकेशन ठीक है या कि गलत है। अच्छा जी, उसके अलावा उन्होंने जो भी कंसर्न बंदा पकड़ा गया है उसको उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है अदालत के अंदर। अगली इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा जिस पर तनकीद की जाती थी वो ये थी कि जनाब इतने दिनों का रिमांड, महीनों का रिमांड, उसके अंदर जो है वो आप 90 दिन का रिमांड दे देंगे, 3 महीने। भाई जिसने को गुनाह नहीं भी किया तो कितनी कैपेसिटी हो सकती है बंदे की। जिस तरह से हमारे इदारे जो है वो चलाते हैं मामलात को और उसके अंदर सारी जो है वो इलीगल थिंग्स भी करते हैं, तो उसके अंदर आपने 90 दिन का रिमांड दे दिया। अब इसके अंदर प्रपोज़ किया गया है कि रिमांड जो है सिर्फ़ और सिर्फ 14 दिन का होगा, जैसे आम क्रिमिनल लॉ के अंदर ये बात देखी जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा जी प्रोसीजर टू अपॉइंटमेंट भी हो गया। अच्छा हाँ, अगली जो बात है वो ये आ रही है कि अगर लैक ऑफ कंसेंसस हो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने, अगर आपने इख्तलाफ बढ़ गया है और वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दोनों मिल के यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मिलकर चेयरमैन को उसके बारे में डिसीजन कर सकते हैं, तो फिर आप एक जो है वो कमेटी कंडक्ट कर दी जाएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नेशनल असेंबली स्पीकर। जो आपके स्पीकर हैं उसके अंदर वो डिसाइड कर देंगे कि ये असम्बली करेगी और उसके अंदर ऑफ कोर्स सेनेट के भी लोग शामिल हुआ करेंगे। अच्छा, एक बड़ी जो बात आई है वो क्रिमिनल लॉ के अंदर
बड़ी देर बाद देखने में आई है, वो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स। उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से आ रही है कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द की अमेंडमेंट्स द एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव टेकन इफेक्ट ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। इसका मतलब ये है कि आज जो 2022 के अंदर अमेंडमेंट आ रही है, इसका इतलाक़ पिछली इन्वेस्टिगेशन, पिछले केसेस, पिछले रेफरेंसेस और पिछली इंक्वायरीज़ पर भी होगा। यानी पूरे का पूरा जो है ये वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी देखने में आएगा। ये एक बड़ी अजीब सी बात आ रही है, लेकिन बहरहाल देखते हैं जब ये कोर्ट में चैलेंज होंगी अमेंडमेंट्स तो उसके अंदर फिर किस तरफ जाती है ये। अच्छा, अगली बात जो है वो हमारे बड़े ही प्यारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो इस टाइम वज़ीर कानून भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, बहुत जो है वो प्यार भी करते हैं, शफ़क़त भी करते हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये जो अमेंडमेंट हमने प्रपोज़ की हैं लोअर हाउस में यानी नेशनल असम्बली में और अपर हाउस अब सेनेट में जाएंगी, ये सारी की सारी कोर्ट्स की डिफरेंट डायरेक्शन से इनको जो है वो लिया गया है, ड्राइव किया गया है, वहाँ से अमेंडमेंट ली गई है। तो अब इसके अंदर कितनी सदाकत है, कितनी ये जो है वो कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा, ये तो अगर ये जो है वो पास हो जाती है सेनेट से भी और कानून की एक एक्ट की शक्ल में आती है जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करने के बाद बताएगा कि इसके अंदर कितनी अमेंडमेंट जो है वो 2 दर्जन के लगभग जो हैं उनमें से कितनी ठीक हैं, कितनी को निकाल दिया जाए या किसके अंदर कितनी जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपको असिस्ट करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।